प्लेन पढ़ेंगे, 3D ज्योमेट्री का, 3D ज्योमेट्री, 3D ज्योमेट्री का प्लेन, द प्लेन। इसमें हम लोग क्या क्या चीज के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आप सबसे पहले प्लेन का नॉर्मल क्या होता है पढ़ चुके हैं। प्लेन का नॉर्मल के बाद प्लेन का इक्वेशन या जनरल फॉर्म कैसे होता है। उसके बाद हम लोग 3 पॉइंट से पास करने वाले कोई प्लेन हो तो उसका इक्वेशन को हम लोग कैसे निकालेंगे। उसके बाद हम लोग नॉर्मल फॉर्म, इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म पढ़े। दो प्लेन जब इंटरसेक्ट करेगा, दो प्लेन जब इंटरसेक्ट करेगा तो हम लोग उसका इंटरसेक्शन से पास करने वाला थर्ड प्लेन का इक्वेशन कैसे निकाला जाएगा, ये चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम लोग को बचा एंगल बिटवीन टू प्लेन्स भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग देखते हैं क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन्स, आज हम लोग एंगल बिटवीन लाइंस एंड प्लेन। चलो ये हम लोग का हो चुका है। अगला एक्सरसाइज हम लोग का, हाँ लो पकड़ो, अगला टॉपिक हम लोग का है एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, लाइन और प्लेन के बीच का एंगल। चलिए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको कैसे निकालेंगे, किस कंसेप्ट से निकालेंगे, हम लोग यहाँ बताया जा रहा है। देखिए ये हम लोग का एक प्लेन है, तो प्लेन का एक नॉर्मल तो होगा ही, ये नॉर्मल, ये आपको पता होगा कि प्लेन और नॉर्मल के बीच का एंगल जो होता है कितना होता है, 90 डिग्री होता है। कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ये क्या है, नॉर्मल, ये क्या है, नॉर्मल। और एक लाइन जो इस प्लेन को काट के गुजर रहा है। देखिए आप लोग फिर बताते हैं कि ये जो लाइन है ये प्लेन के साथ कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री, इधर से भी 90 डिग्री। ये जो लाइन हम ड्रॉ की वो क्या है, प्लेन के ऊपर, वो पूरा प्लेन के ऊपर है। अब एक दूसरा लाइन जो इस प्लेन को क्रॉस करता है, इस प्लेन को क्रॉस करता है। लग रहा है कि आपको ये लाइन प्लेन को क्रॉस किया हुआ है। ये एक लाइन जो प्लेन को क्या किया है, क्रॉस किया हुआ है। तो प्लेन और लाइन के बीच का एंगल तो ये हो जाएगा, प्लेन और लाइन के बीच का एंगल, ये वाला एंगल तो हो जाएगा नॉर्मल और लाइन के बीच का। वो एंगल क्या हो जाएगा, नॉर्मल और, तो ये वाला जो एंगल है हमको निकालना है। ये वाला एंगल जो हम लोग को क्या करना है, निकालना है। तो आप जानते हैं कि लाइन का इक्वेशन होता है R इक्वल टू R1 प्लस लैम्डा M1। और किसी भी, यहाँ तो हालांकि M ही रहने देते हैं क्योंकि एक ही वो लाइन है, एक से अधिक लाइन होता है तो M1 और M2 लिया जाता है। और ये प्लेन है तो प्लेन का इक्वेशन जो होता है R डॉट N इक्वल टू Q, आप लोग बताए थे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि N क्या होता है, नॉर्मल वेक्टर को इंडिकेट करता है। N क्या करता है, नॉर्मल वेक्टर को इंडिकेट करता है। और ये R वेक्टर क्या इंडिकेट करता है कि यही लाइन का एक पैरेलल वेक्टर, यही लाइन का, तो यही लाइन का जो पैरेलल होगा वो जितना एंगल बनाएगा इससे उतना ये भी बनाएगा, समझा ना। तो हम लोग को चाहिए थीटा, लेकिन ये वाला एंगल आप कितना खोजिएगा, 90 माइनस थीटा, है कि नहीं, क्योंकि यहाँ से यहाँ टोटल है 90 और ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है। और हमारा टारगेट क्या है, थीटा निकालना। क्या है, थीटा निकालना। तो देखिए हम यहाँ एक फॉर्मूला लिखते हैं कि इफ R डॉट N वेक्टर इक्वल टू Q is a plane and R equal to R1 plus lambda M is a line and
एक्चुअल में नॉर्मल और लाइन, देखिए आप फिर भी यदि कंफ्यूजन है, ये एम वेक्टर किस लिए दिए? एम वेक्टर एक्चुअल में इस लाइन का पैरेलल है, इस लाइन का पैरेलल है। और आप पढ़े होंगे कि ये एक लाइन है, इसके साथ ये जितना एंगल बनाएगा ये भी उतने, ये दोनों पैरेलल होगा तो ये और ये एंगल क्या होगा? इक्वल होगा। तो ये यदि हमारा लाइन है और ये मेरा एम वेक्टर है, तो एम वेक्टर और नॉर्मल के बीच का जो एम वेक्टर और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होगा वही लाइन और नॉर्मल के बीच का एंगल होगा, वही लाइन और नॉर्मल के बीच का एंगल होगा। तो हम लोग यहाँ नॉर्मल और एम वेक्टर, नॉर्मल और एम वेक्टर के बीच का एंगल, तो यहाँ पर बीच का एंगल क्या है? 90 माइनस थीटा। क्या है? 90 माइनस थीटा। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे, देखिए कि cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू m डॉट n बाय मोड m इंटू मोड n होगा। याद है ना फॉर्मूला क्या था कि m और n के बीच का एंगल यहाँ रखें, m और n के बीच का एंगल यहाँ रखें और उसका cos लीजिए और ये फॉर्मूला। तो अब cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? sin थीटा होता है, sin थीटा। और sin थीटा इक्वल टू यहाँ बचेगा m डॉट n बाय मोड m और यहाँ मोड m। तो थीटा इक्वल टू क्या होगा? sin इनवर्स m डॉट n बाय मोड m और मोड। तो यदि आपको दो लाइन के बीच का, एक लाइन और एक प्लेन के बीच का एंगल निकालना हो तो आपको कौन सा फॉर्मूला याद रखना है? बस सेम टू सेम, बस यहाँ पर क्या होगा? sin इनवर्स। कोई दिक्कत? तो इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन भी बनाएंगे अभी, पहले फिलहाल आप इसको लिख लीजिए। चलिए देखिए, अब हम लोग एंगल बिटवीन लाइंस एंड प्लेन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग को क्या कह रहा है? कह रहा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन एंड द प्लेन। वो एक लाइन है और ये प्लेन है, दोनों के बीच का एंगल कितना है आप बताइए। तो हम लोग सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे, गिवन लाइन इज, क्या है गिवन लाइन? r इक्वल टू i प्लस 2j माइनस k प्लस लैम्डा i माइनस j प्लस k एंड प्लेन इज r डॉट 2i माइनस j प्लस k इक्वल टू 6। ये इक्वेशन 2। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन r इक्वल टू r1 प्लस लैम्डा m एंड r डॉट n इक्वल टू q रिस्पेक्टिवली। मतलब 1 को इससे कंपेयर करेंगे और इक्वेशन 2 को इससे कंपेयर करेंगे। वी गेट, हम लोग को मिल जाएगा, हम लोग को दरकार है m का। m की जगह कौन है? i माइनस j प्लस k एंड n का दरकार है। n की जगह कौन है? 2i माइनस j प्लस k। ओके, तो देयरफॉर एक बार निकालो m डॉट n। तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट याद होगा, i को i का कोएफिशिएंट से 2 1 जा 2, j को j का कोएफिशिएंट से तो माइनस प्लस 1, k को k का कोएफिशिएंट से तो प्लस 1। कितना हो गया? ये 4 हो गया। फिर मोड m, m का मोड क्या होगा? अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का 1 और 1 अंडर रूट 3 और n का मॉडुलस अंडर रूट 2 2 जा 4 प्लस 1 प्लस
कितना हो गया √6। अब हम लोग मानेंगे लेट थीटा इक्वल टू एंगल बिटवीन इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो देयरफॉर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन इनवर्स m डॉट m बाय mod m और mod m। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे साइन इनवर्स m डॉट n का वैल्यू है 4 डिवाइड √3 और इंटू √6। तो साइन इनवर्स ये कितना हो जाएगा जानते हो 3√2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा और फिर √2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे। तो साइन इनवर्स 4√2 बाय 3 इंटू 2 2 जा 4 मीन्स साइन इनवर्स 2√2 बाय 3। ये एंगल 2√2 बाय 3 ये मेरा आंसर हो गया इस प्लेन और इस लाइन के बीच के एंगल। समझा ना। देखिए हाँ यहाँ एक और कॉन्सेप्ट है एंगल बिटवीन प्लेन और लाइन के बीच का जो अभी हम लोग पढ़े फार्मूला, उस फार्मूला से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है। जैसे हम लोग वहां पर जानते थे कि दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा तब क्या करते थे कि m और n या फिर जो भी रहता था n1 n2 का डॉट प्रोडक्ट 0 होता था। लेकिन यहाँ पर यदि कोई प्लेन है और इसका नॉर्मल ये है और एक लाइन जो इस प्लेन का पैरेलल है, इस प्लेन का क्या है तब वो नॉर्मल का क्या होगा परपेंडिकुलर होगा। तो यदि आपको लाइन और प्लेन पैरेलल होगा तब इसके पास क्या है m वेक्टर और इसके पास है n वेक्टर। तो m और n का डॉट क्या होगा 0 होगा। यदि लाइन और प्लेन पैरेलल होंगे तो m और n का डॉट 0 होगा। दोनों प्लेन रहता तो परपेंडिकुलर में 0 होता है, दोनों लाइन रहता तो परपेंडिकुलर में 0 होता है। लेकिन एक प्लेन और एक लाइन रहेगा तो पैरेलल होने पर दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0 होगा। समझे ना। तो देखिए हम लोग यहाँ से सॉल्यूशन में क्या चीज करेंगे गिवन लाइन इज r वेक्टर इक्वल टू I प्लस 2k प्लस लैम्डा 2I माइनस mj माइनस 3k। गिवन लाइन इज इतना एंड प्लेन इज r डॉट mi प्लस 3j प्लस k इक्वल टू 4। ये इक्वेशन 2। तो देखिए हम लोग सेम टू सेम लिखेंगे कि कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 विथ द स्टैंडर्ड इक्वेशन r इक्वल टू r1 प्लस लैम्डा m वेक्टर। m वेक्टर यदि आप लोग को डिस्टर्बेंस करेगा तो हम यहाँ u वेक्टर लिख देते हैं। हाँ चलिए स्टैंडर्ड इक्वेशन इतना एंड r इक्वल टू r डॉट n वेक्टर इक्वल टू q। क्या करते हैं कि 1 और 2 को इस दोनों इक्वेशन से हम लोग कंपेयर करते हैं। वी गेट हम लोग को मिल जाएगा u वेक्टर की जगह क्या मिलेगा 2i माइनस mj और माइनस 3k एंड n वेक्टर इक्वल टू n वेक्टर की जगह mi प्लस 3j और
प्लस ए। तो चूंकि फर्स्ट पैरेलल सेकंड मतलब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 क्या है आपस में पैरेलल है, तो देयरफॉर u डॉट n इक्वल टू 0 होगा। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि जब एक लाइन और एक प्लेन, इक्वेशन 1 लाइन है और इक्वेशन 2 प्लेन है, दोनों का रिलेशन पैरेलल होता है तो ये 0 होता है। ये यहाँ पर ये दोनों प्लेन रहता तो यहाँ पर पैरेलल की जगह परपेंडिकुलर होने पर होता है, समझे ना। तो इसी को हम लोग अब क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं आगे। अब u डॉट n, तो u यहाँ है n यहाँ है, डॉट कैसे होता है i को i से, तो 2m क्या होगा 2m, j का j से तो -3m और k को k से -3 इक्वल टू 0। तो 2m में 3m गया तो -m और ये -3 आगे चल जाएगा तो इक्वल टू +3, तो ये माइनस को उधर बनेंगे तो -3। तो m का ये वैल्यू होने पर ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएंगे, दोनों प्लेन, एक प्लेन और एक लाइन दोनों क्या हो जाएंगे पैरेलल हो जाएंगे, समझ में आया। देखो अभी हम लोग प्लेन और लाइन के बीच का एंगल का फार्मूला पढ़े, कैसे फार्मूला आया और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बनाए। तो कुछ क्वेश्चन में एक लाइन और एक प्लेन दो पैरेलल है तो दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालने बोल रहा है। ये टॉपिक हम लोग अभी फिर से पढ़ ही लेते हैं कि कोई पॉइंट और प्लेन के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालें, कोई पॉइंट और प्लेन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालें। देखिए जैसे ये एक पॉइंट है P और यहाँ एक प्लेन है यहाँ पर एक प्लेन है, तो इस प्लेन का इक्वेशन को मानते हैं ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0 और ये एक पॉइंट और इस प्लेन से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लो ये n है, तो pn का जो वैल्यू होगा, pn का जो लेंथ होगा वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा प्लेन एंड पॉइंट P का। तो पॉइंट P को हम लोग मानते हैं x1, y1, z1, x1, y1, z1। तो इस पॉइंट और ये प्लेन, ये दोनों चीज यदि हम लोग को दिया रहेगा तो क्या इस पॉइंट से इस प्लेन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए तो हम लोग फॉर्मूला कैसे बनता है वो हम लोग प्रूफ करते हैं। देखिए पूरा फिगर में ही, तो सबसे पहले हम आपसे पूछेंगे कि Pn यदि परपेंडिकुलर है प्लेन का तो Pn एक नॉर्मल है, Pn क्या है नॉर्मल है और नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो ABC है। तो क्या हम प्लेन का इक्वेशन निकाल Pn का इक्वेशन निकाल सकते हैं। यदि Pn का डायरेक्शन रेशियो और पॉइंट है तो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। मान लो नॉर्मल, इसी को बोलो चाहे इसका पैरेलल यहाँ पर होगा नॉर्मल, तो इसका यदि पैरेलल कोई होगा वो m वेक्टर हो गया, ये x1 y1 z1 हो गया। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे कि चूंकि Pn परपेंडिकुलर गिवन प्लेन, या फिर थोड़े हम लोग लिख लेते हैं कि लेट P जो है वो x1, y1, z1 each given point and ax plus by plus cz plus d equal to 0 is given plane, is given plane। तो ये गिवन प्लेन है और ये गिवन पॉइंट है, P और प्लेन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, यानी कि चूंकि Pn परपेंडिकुलर फर्स्ट, इसीलिए Pn इक्वल टू हो जाएगा नॉर्मल ऑफ फर्स्ट। Pn क्या हो जाएगा नॉर्मल ऑफ फर्स्ट। अब Pn यदि फर्स्ट का नॉर्मल हो गया तो देयरफॉर इक्वल टू क्या, देयरफॉर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ Pn वो इक्वल हो जाएगा डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल ऑफ फर्स्ट। फर्स्ट का नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो जो है वही डायरेक्शन रेशियो Pm हो जाएगा, Pn। तो
Pn का डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, a, b, और c। ये हम लोगों को कहाँ से मिला, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल और फर्स्ट कहाँ से मिला, इक्वेशन 1 में दिया हुआ, इक्वेशन 1 में दिया हुआ है। कोई प्लेन का इक्वेशन रहता है, उसमें x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और z का कोफिशिएंट नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो को इंडिकेट करता है। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ Pn इज, इक्वेशन कैसे होता है, x माइनस x1 बाय a इक्वल टू y माइनस y1 बाय b इक्वल टू z माइनस z1 बाय c होगा। तो इतना इक्वल टू हम लोग लैम्डा मान लेते हैं से। तो देयरफॉर एनी पॉइंट ऑफ Pn इज, Pn का एनी पॉइंट जो होगा मान लेते हैं Q, तो क्या होगा जी, a लैम्डा प्लस x1 कॉमा b लैम्डा प्लस y1 कॉमा c लैम्डा प्लस z1, ये हो। तो ये जो n है वो कहाँ पर है, लाइन के ही ऊपर है। तो लैम्डा का कुछ ना कुछ वैल्यू ऐसा जरूर मिलेगा जब q कहाँ पर आ जाएगा, q का वैल्यू किस पर डिपेंड है, लैम्डा पर। q का वैल्यू किस पर डिपेंड है, लैम्डा का वैल्यू देते जाइए। और आप लोग पढ़े थे एनी पॉइंट का जो कंसेप्ट था उसमें क्या था कि इस लैम्डा की जगह आप कुछ भी वैल्यू रखिए, 1 2 3 4 कुछ भी रखिए, सारा वैल्यू जो आएगा ये पॉइंट, ये लाइन को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। यदि लाइन को सेटिस्फाई करेगा मतलब उस लाइन का है। तो लैम्डा का वैल्यू 1 रखा तो मान लो यहाँ पर आ गया, 2 रखा तो यहाँ आ गया, 3 रखा तो यहाँ आ गया। तो कुछ ना कुछ वैल्यू रखने पर जरूर n की जगह आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं फॉर सम पार्टिकुलर वैल्यूज, फॉर सम पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ लैम्डा q इक्वल टू n हो जाएगा। क्या हो जाएगा, q इक्वल टू n हो जाएगा। तो देयरफॉर n का वैल्यू हमारा हो गया अब a लैम्डा प्लस x1 कॉमा b लैम्डा प्लस y1 कॉमा c लैम्डा प्लस z1। अब हम लोग क्या करते हैं, अब लैम्डा का हम लोग उस वैल्यू को निकालते हैं, लैम्डा का उस वैल्यू को निकालते हैं। देखिए लैम्डा का हम उस वैल्यू को निकालते हैं जिसके कारण n उस प्लेन के ऊपर ही आ जाए। कहां पर आ जाए, हालांकि n तो प्लेन के ऊपर ही है, वो हम लोग माने हुए हैं। तो चूंकि n इज also a point of n is also a point of first मतलब प्लेन। तो therefore क्या हो जाएगा, a गुना x, a इंटू एक्स की जगह क्या है, a लैम्डा प्लस x1 प्लस by, y की जगह क्या है, b लैम्डा प्लस y1 और प्लस c और फिर c लैम्डा प्लस z1 और प्लस d इक्वल टू 0। चलिए इसको पहले लिखिए हम लोग, फिर मिटाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो हम लोग n को उस प्लेन का इक्वेशन में रख दिए, अब यहां से ये लैम्डा का वैल्यू देगा। लैम्डा का वैल्यू हम लोग निकालते हैं, क्या होगा लैम्डा का वैल्यू, चलिए तो a को इंटू करेंगे तो a स्क्वायर लैम्डा, फिर हम लोग यहाँ से b को इंटू कर ही लेते हैं, b स्क्वायर लैम्डा प्लस c स्क्वायर लैम्डा। अब कांस्टेंट टर्म क्या आएगा, प्लस a x1 प्लस b y1 प्लस c z1 प्लस d इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग लैम्डा कॉमन लेंगे तो ये होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर
और इसको आरएचएस भेजेंगे तो माइनस ax1 प्लस by1 प्लस cz1 और प्लस d, तो इम्प्लाइज लैम्डा का वैल्यू माइनस ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d और बाय में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c, ये हुआ मेरा लैम्डा का वैल्यू। मतलब हम लैम्डा का वैल्यू इतना रखेंगे तो मेरा n उस प्लेन के ऊपर ही आएगा और n ऑलरेडी कहाँ पर है, लाइन के ऊपर, तो प्लेन के ऊपर आएगा ये रखने पर, और n ऑलरेडी लाइन के ऊपर है, और मतलब लैम्डा का वैल्यू कुछ भी रखेंगे तो लाइन के ऊपर ही आएगा, तो ये वैल्यू रखने से लाइन और प्लेन दोनों के ऊपर आएगा, तो लाइन और प्लेन दोनों के ऊपर में जो पॉइंट आएगा उसी को n बोलेंगे, और n और p के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसी को हम लोग बोलेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट एंड प्लेन, प्लेन और पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। तो बस अब सीधे निकाल देते हैं डिस्टेंस फार्मूला, तो देयरफॉर Pn इक्वल टू, तो दूरी सूत्र जानते हैं आप, अंडर रूट x2 माइनस x1, तो n का अभी यही वैल्यू लेते हैं, लैम्डा का वैल्यू यही रखेंगे, लेकिन अभी रख देने से बहुत बड़ा दिखेगा, इसीलिए हम लैम्डा का वैल्यू वही रखेंगे लास्ट में, तो इतना माइनस, देखिए n की जगह अब क्या, n की जगह आपका हो गया a लैम्डा प्लस x1, फिर b लैम्डा प्लस y1, फिर c लैम्डा प्लस z1। अब डिस्टेंस निकालिए डिस्टेंस फार्मूला से, तो इतना माइनस इतना, तो सोचिए कि इतना में यदि हम इसको माइनस कर देते हैं x1 तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा, a लैम्डा का होल स्क्वायर, वो बचेगा b लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस c लैम्डा का होल स्क्वायर, तो अब अंडर रूट a स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर, b स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर प्लस c स्क्वायर और लैम्डा स्क्वायर, तो हम तीनों से कॉमन ले लेते हैं, और कॉमन लिए तो ये कहाँ हो गया, आउट ऑफ रूट हो गया, रूट से बाहर हो गया, तो ये अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये हो गया। लैम्डा का जो वैल्यू हम जानते थे वो ले लेते हैं, लैम्डा का वैल्यू जो जानते थे वो ले लेते हैं। चलिए अब लैम्डा का वैल्यू क्या है, माइनस ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर और इनटू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये और ये कटेगा, एक रूट नीचे बचेगा, समझे कि नहीं। चलिए आप जानते हैं कि Pn है डिस्टेंस, तो हमेशा Pn जो डिस्टेंस होता है वो उसको हमेशा मोड में लिया जाता है, तो मोड में लेंगे तो क्या हो जाएगा, ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d और बाय में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और माइनस था उसको हटा दिया, समझे ना। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया एक पॉइंट और एक लाइन के बीच का फॉर्मूला, एक पॉइंट और एक प्लेन के बीच का फॉर्मूला का। तो यहाँ आप ध्यान दीजिए कि जो मेरा प्लेन का इक्वेशन है वो कैसा है, ax by c, और ये तो वही चीज ऊपर में देखिए सेम, बस वहाँ x y z है, यहाँ पर x1 y1 और z1, x के गुना में यहाँ जो है यहाँ भी वही है, तो और x1 y1 z1 क्या है, ऊपर वाला पॉइंट का वैल्यू है, तो जब भी एक प्लेन और एक पॉइंट देगा दोनों के बीच का लाइन, दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना बोलेगा, तो इस x और y और z की जगह उस पॉइंट का वैल्यू को रख देंगे, ऊपर कंप्लीट हो गया, और नीचे उसमें जो x का गुना है y का गुना और z का गुना जो है उसका स्क्वायर करके प्लस करके रूट लगा देंगे, तो एक पॉइंट और एक प्लेन के बीच का डिस्टेंस निकालने का ये फॉर्मूला हो, समझे नहीं, फॉर्मूला को लोग प्रूफ किए। चलिए बहुत अच्छा चीज हम लोग सीखे आज, लिखिए। चलिए तो देखिए, तो हम लोग यहाँ पर क्या चीज सीखे हैं कि एक पॉइंट दिया हुआ है, एक पॉइंट दिया हुआ है और एक प्लेन दिया हुआ है, तो उसका दोनों पॉइंट और प्लेन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस का ये फॉर्मूला होगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये कार्टेशियन फॉर्म में है, यदि वेक्टर फॉर्म में रहता है तो हम लोग कैसे निकालते हैं, तो देखिए आपका जो
इक्वेशन है, देखिए ध्यान से, आपका जो इक्वेशन है प्लेन का वो हम लोग इस फॉर्म में लिए हुए हैं। मतलब ये एक पॉइंट है P x1, y1, z1 और ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है, दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको निकालना है, ये n है, ये डिस्टेंस। तो ये पॉइंट अभी कार्टेशियन फॉर्म में, यदि वेक्टर में होता तो इस प्रकार होता है x1i प्लस y1j और z1k, और इसको हम लोग नाम दे देंगे r1। क्या नाम दे देंगे? r1। और हम लोग ये पॉइंट प्लेन का इक्वेशन को लिए हैं ax प्लस by प्लस cz प्लस d लिए इक्वल टू 0 लिए, इक्वल टू 0 लिए हैं। तो हम लोग इसको जब वेक्टर में चेंज करेंगे तो ये लिखाएगा r डॉट ai प्लस bj प्लस ck और प्लस t इक्वल टू 0। तो आप ध्यान दें कि आपका प्लेन का इक्वेशन जो रहेगा वो RHS में 0 को ही कंटेन करेगा। क्या करेगा? यदि आपका इस तरह का इक्वेशन रह जाता है, इस तरह का, देखिए यदि आपका कोई प्लेन का इक्वेशन r डॉट i प्लस j माइनस k है इक्वल टू 7 है, तो ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। ये फॉर्मूला कब लगाना? 7 को लेफ्ट ले आएंगे, 7 को लेफ्ट ले आएंगे, -7 और उधर 0 होगा। तो सोच के देखिए कि प्लेन का ऐसे स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है r डॉट n और वो d जो है इधर या उधर जिधर है, समझे ना? तो ये हम लोग ले लिए। तो ये क्या है? प्लेन का इक्वेशन है। तो इस समय हम लोग का जो डिस्टेंस होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा? Pn, और वो क्या होगा? ये फॉर्मूला हम प्रूव कर चुके हैं। तो सोच के देखिए कि ये फॉर्मूला में इसको कैसे लिख सकते हैं। ये जो ऊपर में दिया हुआ है उसको इस प्रकार लिख सकते हैं r1 डॉट n वेक्टर प्लस d बाय मोड n। कैसे हुआ? अच्छा चलिए हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म को इक्वल टू ही हम लोग d मानते। तो इक्वल टू d यदि रहेगा तो लेफ्ट आना पड़ेगा इस फॉर्मूला में आने के लिए, r डॉट n माइनस d इक्वल टू 0। मतलब ऊपर में जो इक्वेशन है उसमें लेफ्ट साइड में d है, राइट साइड में 0 है। और ऐसे जनरल तो हम लोग इस तरह लिखते हैं। तो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला दोनों थोड़ा सा मतलब एक ही है, बस लिखने का तरीका अलग है। तो हम लोग क्या किए कि जो राइट साइड में d है उसको लेफ्ट साइड ले आए, तो इस तरह दिखेगा। आप यहाँ पर देखिए ये जो यहाँ r दिए हैं, r क्यों दिए जानते हैं? यहाँ x y और z, यहाँ x y डॉट करेंगे ना जी, तो x i प्लस y j प्लस z ले, तो x i, तो x i और यहाँ a i गुना करेंगे तो a x हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या a x1 है, इसलिए r को हटा के क्या दे दिए? r1 दे दिए। तो ये फॉर्मूला जो रहा, यहाँ माइनस d दे देते हैं। ये फॉर्मूला जो रहा वो फॉर्मूला किस यूज में है? जब हमको एक पॉइंट वेक्टर फॉर्म में और प्लेन भी वेक्टर फॉर्म में दिया हो तो दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला ये रहेगा। क्या रहेगा? ये। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, समझे ना? चलिए इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए हम लोग अभी पॉइंट और मतलब दो लाइन, एक लाइन और एक प्लेन है, दोनों पैरेलल है, वो प्रूव करना है। और उसके बाद इस लाइन और इस प्लेन के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो अभी हम लोग जो जस्ट पढ़े वो क्या था? एक पॉइंट और एक प्लेन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो चलिए हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद हमको तो उम्मीद है कि समझ में आएगा आसानी से। सबसे पहले लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग पैरेलल शो करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? पैरेलल शो करेंगे। तो गिवन लाइन इज
क्या हो जाएगा आर इक्वल टू माइनस आई प्लस जे प्लस के और प्लस लैम्डा 2i प्लस जे प्लस 4k एंड प्लेन इज r dot i plus 2j minus k equal to 1 ये इक्वेशन 2 हो गया। तो गिवन लाइन इज और प्लेन इज जितना है तो लिखेंगे वही कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 with the standard equation r equal to r1 plus lambda m and r dot n equal to q respectively। तो we get क्या होगा हम लोग को मिल जाएगा r1 का वैल्यू कितना आएगा r1 की जगह है माइनस आई प्लस जे और प्लस के कॉमा m का वैल्यू क्या है 2i प्लस जे प्लस 4j और n का वैल्यू क्या है i प्लस 2j और माइनस k। अब देखिए यहाँ पर हम लोग यहाँ लिखेंगे तो therefore n डॉट m रुको हम लोग यहाँ लिखेंगे कि if first parallel second then we must have m dot n equal to 0। मतलब यदि इक्वेशन 1 और 2 दोनों पैरेलल होंगे तो हमारे पास अवश्य m dot n equal to 0 होगी। तो therefore लेफ्ट हैंड साइड मतलब m dot n का वैल्यू निकाला जाता है तो m को n से डॉट करो यहाँ m n 2 को i 2 हो जाएगा j का कोएफिशिएंट भी 2 हो जाएगा और k का कोएफिशिएंट -4 हो जाएगा। क्या मिला आपको 0 मिला इक्वल टू RHS इक्वल टू RHS। तो therefore इक्वेशन 1 पैरेलल इक्वेशन 2 प्रूव्ड। ये हमारा क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। अब हमको बोला है कि ये एक प्लेन और ये एक लाइन है दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालें। तो ये तो साबित हो गया कि दोनों पैरेलल क्या है तो ये प्लेन है और ये लाइन है जब दोनों पैरेलल है तो ये लाइन का इक्वेशन में जो r1 है वो r1 क्या है एक पॉइंट है उसी लाइन के ऊपर का तो ये पॉइंट यहाँ रहे चाहे यहाँ रहे परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा क्या होगा हर जगह इक्वल होगा। पैरेलल की स्थिति में इस स्थिति में नहीं देखते हैं रेल का जो पटरी होता है आप कहीं से भी डिस्टेंस नापिए किया है तो वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप इसको एक पॉइंट लीजिए और इसको एक प्लेन लीजिए दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम क्या करेंगे निकाल देंगे। इस प्लेन का इक्वेशन क्या है अभी r डॉट क्या है i प्लस 2j माइनस k और इक्वल टू है उसको लेफ्ट साइड ले समझे कि नहीं। चलिए तो अब हम लोग लिखेंगे इधर लिखते हैं स्पेस हम लोग के पास बहुत कम है तो therefore perpendicular distance between first and second ये किसके इक्वल होगा r1 डॉट n माइनस q बाय n ये हाँ और यहाँ जो कंपेयर किए इसमें वी गेट q भी लिख लूं q कितना होगा q इक्वल टू 1 होगा ना जी q इक्वल टू 1 देखें नहीं r डॉट n इक्वल टू q तो r डॉट n इक्वल टू q की जगह कौन 1 है और ये जो मेरा फार्मूला बना इस फार्मूला में सारा वैल्यू को यूज कर लूंगा सारा वैल्यू को यूज कर दो। ये फार्मूला याद है ना अभी पढ़े तो r1 डॉट n r1 डॉट n तो डॉट डायरेक्ट कर देते हैं -1 और यहाँ है 1 तो -1 आएगा फिर j को j से तो 1 और यहाँ 2 +2 आएगा k को k से -1 आएगा -1 आ रहा है फिर क्या है -q है q कितना है फिर 1 है और डिवाइड में n का मॉडुलस तो मॉडुलस n कितना होगा इसका मॉडुलस
1 प्लस 4 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ऊपर में बचा -1 और नीचे बचा √6। तो इसको ऊपर नीचे रेशनलाइज कर दोगे तो ऊपर आ जाएगा, पहले लिख लेते हैं 1/√6, क्योंकि मॉडुलस हटाने से माइनस हट जाता है, और ऊपर नीचे रेशनलाइज करेंगे तो ऊपर आएगा √6 और नीचे आएगा 6। इतना यूनिट, ये डिस्टेंस हो, कोई दिक्कत? चलिए